शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक गोलवरकर की हमें हमारी राष्ट्रता की परिभाषा के पिछले एपिसोड में हम गोलवरकर द्वारा तय किए गए 5 कारकों में से अन्य 3 कारकों के ऊपर चर्चा कर रहे थे जो राष्ट्र के बनने में सहयोगी हैं। उसमें से नस्ल, धर्म और संस्कृति के ऊपर हमने पिछले एपिसोड में चर्चा करी थी। नस्लीय शुद्धता और इसकी एकता का क्या महत्व है राष्ट्र के बनने में, ये गोलवरकर डिफाइन करते हैं। उसके बाद वे संस्कृति को डिफाइन करते हैं कि संस्कृति किस तरीके से इस नस्लीय चेतना को जो है वो रिफ्लेक्ट करती है और ये संस्कृति जो है डिफाइन होती है धर्म के द्वारा। धर्म जो है वो डे टू डे का ब्यौरा प्रस्तुत करता है इस संस्कृति के बनने में और नस्लीय चेतना को जिंदा रखने में। वे यूरोप के कई सारे देशों के एग्जाम्पल जो है कोट करते हैं कि किस तरीके से धर्म और संस्कृति को छोड़ देने के बाद उनका जो है वो पूरा पतन हो गया। वहां पर वे ये नहीं सोचते हैं कि ये जो है पुराने जमाने की चीज थी और आधुनिक जमाने में धर्म कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये लोग अभी भी पुरातन या सनातन के नाम पर जी रहे हैं, वही पुरानी रूढ़ियों को ढो रहे हैं, जबकि यूरोप उनको छिटक कर काफी आगे बढ़ गया है। चाहे ये कितने मर्जी एग्जाम्पल दे लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात झूठलाई नहीं जा सकती कि यूरोपीय देशों ने किस कदर तरक्की करी है धर्म को दरकिनार करके। उसके बाद अंत में वे कहते हैं कि राज्य के सिद्धांत से उनको कोई मतलब नहीं, वो उनके लिए गैर जरूरी चीज है, इसलिए उसके ऊपर विचार करना भी जरूरी नहीं समझते, क्योंकि राज्य का सिद्धांत जो है वो राष्ट्र को डिफाइन नहीं करता और ये इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। यहां तक हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी और आज हम इसके अंतिम कारक भाषा को लेकर चर्चा करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। भाषा। हर नस्ल अपने देश में रहते हुए अपनी खुद की भाषा विकसित करती है, जिससे इसकी संस्कृति, इसके धर्म, इसके इतिहास और इसकी परंपराओं का प्रतिबिंबन होता है। इस पर कोई दूसरी भाषा थोपना खतरनाक है। तब फिर ये क्यों हिंदी को पूरे देश के ऊपर लागू करना चाहते हैं, जबकि इस भारत देश की 15 मुख्य भाषाएं हैं। ये डाइवर्सिटी को शो करता है, 15 मुख्य भाषाओं का बतौर मातृभाषा के रूप में रहना। ये नस्ली भावना की अभिव्यक्ति है, जीवन के राष्ट्रीय ताने बाने की अभिव्यक्ति। नस्ल इनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है इससे पता चल जाता है। नस्लीय शुद्धता का जो कॉन्सेप्ट है वो भारतीय नहीं है, वो यूरोपीय कॉन्सेप्ट है जो जर्मनी और इटली में पनपा। इन्होंने ये वहीं से अडॉप्ट किया क्योंकि इनको सूट कर रहा था। अपने आप को डिफाइन ये किस तरीके से करें हिंदू राष्ट्र बनाने में, इसलिए इन्होंने उसको फटाक से अडॉप्ट कर लिया। हर शब्द, अभिव्यक्ति का हर भाव राष्ट्रीय जीवन को प्रदर्शित करता है। ये सब नस्ल के अस्तित्व के साथ इतना अंतर गुंफित होता है, मतलब गुंथा हुआ होता है कि ये दोनों बिना किसी विनाशकारी परिणाम के अलग अलग नहीं किए जा सकते। एक राष्ट्र से उसकी भाषा छीन लो, इसका पूरा साहित्य उसके साथ छिन जाएगा और इस प्रकार राष्ट्र के अस्तित्व का अंत हो जाएगा। राष्ट्र से उसकी भाषा छीन लीजिए तो उसका अंत हो जाएगा। तो हिंदी इनकी राष्ट्रभाषा नहीं है। यदि इनसे पूछा जाए तो ये संस्कृत को अपनी मातृभाषा बोलते हैं, तब फिर क्यों नहीं हिंदी की जगह संस्कृत सबको पढ़ने पढ़ाने दिया जाता है। बीएचयू का ही एक एग्जाम्पल था जिसमें ये आप लोगों के सामने ही है कि एक मुस्लिम अध्यापक जो है वो संस्कृत के टीचर बनना चाहते थे बीएचयू में, उनको बनने नहीं दिया गया कि एक मुसलमान जो है वो संस्कृत का टीचर नहीं बन सकता। यदि भाषा ही राष्ट्र और नस्ल को डिफाइन करती है तो ये सबको पढ़ने दीजिए, संस्कृत को देश की राष्ट्रभाषा बना दीजिए, हमें मंजूर है। हम भी तो जाने कि संस्कृत में क्या क्या लिखा हुआ है। एक राष्ट्र से उसकी भाषा छीन लो, उसका पूरा साहित्य उसके साथ छिन जाएगा और इस प्रकार राष्ट्र के अस्तित्व का अंत हो जाएगा। ये यूं ही नहीं है कि अंग्रेजों ने लंबे समय तक यहां तक कि बल के प्रयोग करके भी आयरिश लोगों पर अपनी भाषा थोपने और उसकी मातृभाषा को दबाने की कोशिश की। और यह भी यूं ही नहीं है कि न केवल आयरिश लोगों ने कड़ा मुकाबला किया और अपनी पवित्र भाषा की रक्षा की, बल्कि वह छोटा सा वैश्य समुदाय आधुनिक समय में ग्रेट ब्रिटेन के हिस्से के रूप में गौरवशाली राजनैतिक जीवन जीने के बावजूद अपनी भाषा के एक विदेशी भाषा से प्रतिस्थापन के ज्वार को रोकने के लिए कड़े प्रयास कर रहा है और उसे इसमें सफलता भी मिल रही है, क्योंकि वे सब जानते हैं कि उनके लिए अपनी प्राचीन भाषा को खो देने का मतलब होगा अपनी प्रिय राष्ट्रीय भावना की हमेशा हमेशा के लिए हत्या
और इसके साथ ही उसकी अपनी स्वतंत्र राष्ट्रीय भाषा के निर्माण की संभावना भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए ये जो 15 मेन भाषाएं हैं हमारे संविधान में, जिनको मातृभाषा का दर्जा मिला हुआ है, और राष्ट्रभाषा तो कोई भी नहीं है, 15 मुख्य भाषाएं हैं संविधान के अनुसार। आप उसे बदलकर हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के तौर पर क्यों साबित करना चाहते हैं? इसका यही मतलब है ना कि आप अन्य भाषाओं को और अन्य समुदायों को सप्रेस करना चाहते हैं ताकि आपका हिंदू राष्ट्र बनाने में आपको आसानी हो। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, यही क्रोनोलॉजी है ना आपकी। भाषा को आप माध्यम बनाना चाहते हैं इस देश को एकजुट कर, और आपकी भाषा को दूसरे रीजनल लैंग्वेज वाले समझ सके, इसलिए आप उनको हिंदी सिखाना चाहते हैं। मैं कहती हूँ राष्ट्र की भाषा आप संस्कृत बना दीजिए ताकि सभी लोग पढ़ लें कि आपके वेदों में, उपनिषदों में, श्रुतियों, स्मृतियों में क्या क्या लिखा हुआ है। क्यों डरते हैं आप संस्कृत के पठन पाठन से? ऐसा भी क्या है उसमें? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी संघर्ष को डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जाति के विनाश में मेंशन किया है। आयरिश लोगों ने किस तरीके से अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया, लेकिन वो संघर्ष जो है वो भाषाई संघर्ष नहीं था। उनकी पहचान के साथ ग्रेट ब्रिटेन में बने रहने का संघर्ष था, जो आज के अल्पसंख्यकों के लिए आप कह सकते हैं। उनको उनकी पहचान के साथ एक्सेप्ट करने के लिए वो संघर्ष था, न कि भाषा को बचाने और नस्ल को बचाने के लिए वो संघर्ष था। आप चाहे तो इन सब चीजों को जाति का विनाश में दोबारा जाकर पढ़ सकते हैं, या अंबेडकर नामा पे प्लेलिस्ट चेक करिए और उस पर बनाई गई वीडियोस को जाकर सुन लीजिए। गोलवरकर ने अपने मतलब के हिसाब से चीजों को घुमा फिराकर यहां पर प्रस्तुत किया है। ये संघर्ष असल में ऐसा नहीं था जैसा गोलवरकर ने यहां पर प्रस्तुत किया है। लोगों के गुलाम हो जाने का सबसे बड़ा प्रमाण है उनके द्वारा विजेताओं की भाषा और रीति रिवाजों को अपना लेना। इस प्रकार भाषा एक नस्ल के संपूर्ण जीवन में अविभाज्य रूप से गुथी होने के कारण उसकी राष्ट्रीयता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। इसके बिना राष्ट्र की अवधारणा ही अधूरी है। तो भाषा एक नस्ल को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे कि अगर इसको हिंदू रिफ्लेक्ट करना है, भारत को हिंदुस्तान बनाना है और हिंदुओं की नस्लीय एकता को रिफ्लेक्ट करना है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करना पड़ेगा। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये क्रोनोलॉजी इन लोगों की है और ये इसी के हिसाब से चल रहे हैं। अब आपका अपनी मातृभाषा के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हिंदी की बजाय संस्कृत इस देश की राष्ट्रभाषा कर देनी चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस बारे में। मैं तो जिस तरीके से सोचती हूं मैंने आपको बता दिया। और फिर सबसे बड़ी बात, ये इस चीज को नहीं देख रहे हैं कि जिन लोगों ने भी अपनी पुरातन संस्कृति को तोड़ा है वो सभी लोग तरक्की कर गए हैं। इन्होंने बार बार जो है वो यहूदियों और पारसियों का एग्जाम्पल दिया है कि ये बेशक पारसी कितने भी रईस क्यों ना हो, लेकिन ये खाना बदोश हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वर्ल्ड की इकोनॉमी ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं। जब ये खुद राष्ट्र के लिए डिमांड नहीं कर रहे हैं पारसी, तब गोलवरकर क्यों उनके लिए बोल रहे हैं? साधारणतया हर राष्ट्र में धर्म, संस्कृति और भाषा, ये तीनों मिलकर एक संयुक्त कारक का निर्माण करते हैं। आधुनिक राष्ट्रों में अब जाकर ही उन्हें अलग अलग करके देखा जा पा रहा है, इसीलिए हम लोग इन कारकों को एक साथ लेकर इसका महत्व प्रदर्शित करेंगे। अफगानिस्तान का उदाहरण लीजिए। एक समय ये गांधार था। ध्यान दीजिए, अफगानिस्तान एक समय में गांधार था और ये लोग उसी जगह से सप्त सिंधु के मुहाने पर पहुंचे थे। तो महाभारत का काल इस बात से भी डिसाइड होता है कि वो पहले लिखी गई रचना है रामायण से। अफगानिस्तान का उदाहरण लीजिए। एक समय ये गांधार था, हिंदू राष्ट्र का एक प्रदेश। इसने बौद्ध धर्म को अपनाते हुए अपनी पूजा पद्धति बदल ली और धीरे धीरे इसके ऊपर धर्म की पकड़ तब तक कमजोर पड़ती गई जब तक अंततः मुसलमानों के उदय के साथ ही हमलावरों का आसान शिकार नहीं बन गया और इसे धर्म तथा इसी के साथ साथ हिंदू संस्कृति तथा भाषा से वंचित नहीं कर दिया गया। गांधार हिंदू राष्ट्र नहीं था।
सम्राट अशोक का जीता हुआ मगध साम्राज्य का हिस्सा था। और हिंदुत्व में सावरकर द्वारा लेखन में हमें पढ़ चुके हैं, सावरकर कहते हैं कि अशोक की उपलब्धियां भी तो हमारी अपनी उपलब्धियां थी, हिंदू उसको अपनी उपलब्धि मानते हैं। क्यों मानते हैं? आपसे जबकि कड़ा संघर्ष था। और यहाँ पर कहीं भी पुष्य शुंग मित्र का एग्जाम्पल कोट नहीं किया गया है, जिसने धोखे से जो है वो सारा साम्राज्य अशोक के वंशजों से छीन लिया। शिवाजी के वंशजों के साथ भी इन्होंने यही किया और एक नई वंशावली पेशवाई चालू करी। इतिहास वैसा नहीं है जैसा आरएसएस आपको दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। वह देश वही है, प्राचीन नस्ल भी वही है, लेकिन अब यह वे प्राचीन देश नहीं है जो कभी हुआ करता था। गांधार अब मृत हो चुका है। यही बात बलूचिस्तान में भी है। अफगानिस्तान फिलिस्तीन अरब बन गया। अनेक हिब्रू लोगों ने अपने धर्म, संस्कृति और भाषा बदल ली है और फिलिस्तीन का हिब्रू राष्ट्र अपनी स्वाभाविक मौत का शिकार हो गया। आज पारसी राष्ट्र कहाँ है? उनकी भूमि वही है और आज भी वही प्राचीन पारसियों के वंशज रहते हैं। लेकिन क्या अपने गृह देश ईरान में पारसी राष्ट्र अस्तित्व में है? यह अपने देश में 3 अनिवार्य कारकों धर्म, संस्कृति और इनसे थोड़ी कम महत्वपूर्ण भाषा के विनाश के साथ ही समाप्त हो गया। लेकिन अब उदाहरणों की भरमार करना बंद किया जाए। केवल इशारा करने वाले होने के बावजूद ये 3 हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए काफी हैं। इन्होंने बार बार यही एग्जाम्पल कोट किए हैं। पारसी, ईरानी, इतनी तकलीफ क्यों है? सावरकर ने अपने हिंदुत्व में लिखा है कि वे अपने आर्यनवासी पारसिक बंधुओं से पिंड छुड़ाकर आए थे, क्योंकि ये इनका नेटिव नेशन भी यही है इन हिंदुओं का। इसलिए इन्हें इसके खत्म होने का बड़ा अफसोस है, तकलीफ है। और मुसलमानों से, अरबों से जो इनकी खुंदक है वो यही है और वो इस देश में भी जारी है। उसके पीछे के कारणों को यदि आप समझेंगे तो इनके लेखन को समझना और इनकी सोच को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहां पर इसका इस सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है और अगले एपिसोड में हम इसके थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन आप लोग अपना मंथन जारी रखिएगा और कमेंट सेक्शन में लगातार कमेंट करते रहिए। और इसका नोटिफिकेशन जो है वो पीछे से रोका जा रहा है, आप लोगों तक इसके नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं। बहुत सारे मैसेज मुझे आ रहे हैं और व्यूअरशिप को देखते हुए भी आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि इसके नोटिफिकेशन लोगों तक पहुंचने नहीं दिए जा रहे हैं। तो अब भी आपका फर्ज बनता है कि इन एजुकेशनल वीडियोस को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, दूसरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके दूसरों तक इन्हें पहुंचाने में मदद करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय भीम।